गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो असाइनमेंट चैप्टर में अभी हम लोगों ने सीखा बेसिक असाइनमेंट, जो हमने P1 प्रॉब्लम की थी। फिर हमने मैक्सिमाइजेशन समझा, P2 प्रॉब्लम, और P2 प्रॉब्लम में हमने मल्टीपल सॉल्यूशन केस का कॉन्सेप्ट समझा। फिर हमने P3 प्रॉब्लम्स की थी जिसमें हमने मैक्सिमाइजेशंस का कॉन्सेप्ट समझा। अब हम अगला कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो हमें यह समझना है कि भाई अनबैलेंस प्रॉब्लम्स होती क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये क्लियर नहीं है कि अनबैलेंस प्रॉब्लम क्या होती हैं तब तक हम लोग उनके बारे में ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम अनबैलेंस प्रॉब्लम के लिए बात करें। ठीक है, तो अब हम जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। क्या होती हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम? अनबैलेंस्ड वर्ड यूज करेंगे। क्या होती हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम? समझ लें। अगर इफ गिवन प्रॉब्लम जो हमारे को दी है हैज नंबर ऑफ रो 4 और नंबर ऑफ कॉलम 5 और नंबर ऑफ रो 4, नंबर ऑफ कॉलम 3। इट मीन्स कि अगर इफ नंबर ऑफ रो is not equal to number of column in the problem, then the problem is said to be called unbalanced problem। मेरा आपको शुरू से ही एक कॉन्सेप्ट रहा है कि जब भी हम पढ़ें तो हम ऐसे आंख बंद करके कोई चीज़ नहीं पढ़ें, हमें हमेशा ये उसका लॉजिक समझना है। तो अनबैलेंस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, पहले हमें ये पता चल गया कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम जो इसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है तो वो प्रॉब्लम अनबैलेंस प्रॉब्लम कहलाएगी। अब है कि अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। ये देखिए अनबैलेंस प्रॉब्लम के बारे में लिखा हुआ है। एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ सोर्सेज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन और नंबर ऑफ जॉब्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। इन सच अ केस डमी रो और डमी कॉलम विद जीरो कॉस्ट आर एडेड इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट है हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो इंसर्ट करेंगे हम डमी रो और कॉलम। डमी रो या कॉलम को हम इंसर्ट कर देंगे विद जीरो वैल्यूज। जीरो जो सेल में हम वैल्यूज डालेंगे वो जीरो वैल्यूज डालेंगे, सो दैट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिससे कि हमारी जो रो और कॉलम है वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसके बाद का नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम
by applying the relevant concept. मैंने वर्ड यूज किया रेलेवेंट कॉन्सेप्ट। रेलेवेंट का मतलब होता है सॉरी, रेलेवेंट का मतलब है कि अगर मिनिमाइजेशन कर रहे हैं तो आप सीधी हंगेरियन मेथड लगा दीजिए, लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो पहले आप मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करिए और उसके बाद हंगेरियन मेथड लगा दीजिए। ठीक है सर। अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उसमें एक कॉन्सेप्ट करेंगे। चलिए, आपकी बुक में एक P5 प्रॉब्लम दी हुई है। आपकी बुक में एक P5 प्रॉब्लम है, जरा आप उसे देख लें। मैं पढ़ता हूं प्रॉब्लम को। To stimulate interest and provide an atmosphere for intellectual discussion, a finance faculty in a management school decide to hold a special seminar on 4 contemporary topics: leasing, portfolio management, private mutual funds, swap and option. Such seminar should be held once a week in the afternoon. However, scheduling these seminar, one for each topic and not more than one seminar per afternoon, has to be done carefully so that the number of students unable to attend is kept to a minimum. A careful study indicates that the number of students who cannot attend a particular seminar on a specific day is as follows. टॉपिक दे रखे हैं हमारे और डेज दे रखे हैं। अब अगर गौर से देखें इस प्रॉब्लम में तो आप देखेंगे कि हमारे पास कॉलम तो कितने हैं, 4 हैं, और रो हैं वो कितनी है, 5 हैं। यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो कैसी है, अनबैलेंस प्रॉब्लम है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कॉलम कम है ना, तो हम कॉलम इंसर्ट करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है कि मैक्सिमाइजेशन की। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा क्वेश्चन को दोबारा से देखें। आप इसकी चौथी लाइन पढ़ें। सो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट अनेबल टू अटेंड इज केप्ट टू अ मिनिमम। ये लाइन अगर जरा ध्यान से पढ़ें, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। ये लाइन देखिए, ये लिखा है सो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट अनेबल टू अटेंड इज केप्ट मिनिमम। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे एब्सेंटीज जो है ना वो कम से कम। तो अब हमें ये देखना है ये मैट्रिक्स किस चीज का दिया है। अगर ये मैट्रिक्स प्रेजेंटीज का दिया है, मतलब जो स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि ये स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा हों। और अगर ये मैट्रिक्स एब्सेंटीज का दिया है तो हम ये चाहेंगे कि एब्सेंटीज हमारे कम से कम हों। बिल्कुल सही। तो देखिए यहां पर लिखा है अ केयरफुल स्टडी इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन नॉट अटेंड, हु कैन नॉट अटेंड पे ध्यान दीजिए, यानी कि ये क्या है, एब्सेंटीज है। तो जब ये एब्सेंटीज हैं तो हमारी प्रॉब्लम किस चीज की हो गई है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि आगे जब अब जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आपको समझना पड़ेगा। एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारी कॉस्ट से रिलेटेड है या तो वो हमें मिनिमाइजेशन है, और अगर प्रॉफिट या सेल से रिलेटेड है तो मैक्सिमाइजेशन है।
सॉरी, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से हमें क्लास तो लेनी है। चलिए, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कॉपी कर लेंगे अपनी बुक में, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए। ऊपर वाले हमको दिए हुए हैं टॉपिक्स और नीचे हमको दिए गए हैं डेज। जैसे पहला टॉपिक है हमारा लीजिंग, दूसरा टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तीसरा टॉपिक है हमारा प्राइवेट म्यूचुअल फंड, चौथा टॉपिक है स्वैप्स एंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो हमें मैट्रिक्स तो बुक में ही दिया है। जरा डेज लिख लें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, पहले मैट्रिक्स कॉपी कर लें, फिर इसके आगे करेंगे। 50, 40, 30, 60, 10, 40, 30, 20, 30, 20, 60, 40, 30, 20, 10, 20, 30, 20, 30, 30। ये प्रॉब्लम है हमारी P5। देखेंगे आप, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ column. So the problem is unbalanced. अब क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डमी कॉलम। एक हम डमी कॉलम इंसर्ट करेंगे, एक डमी टॉपिक दे देंगे, एक डमी टॉपिक का हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, जीरो वैल्यूज होंगी। तो इंसर्ट करेंगे हम डमी कॉलम विद जीरो वैल्यूज। Now the problem is balanced। अभी हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अप्लाई करेंगे हंगेरियन मेथड। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा अब स्पीड से करूँगा, बट आप लोगों को इसको होमवर्क में करना चाहिए। चलिए, स्टेप 1 में हम लोग लिखते हैं इसका रो मिनिमम। तो इसका रो मिनिमम सबका 0 होगा। तो रो ऑपरेशन में जो पहला स्टेप है, हम लिखेंगे रो ऑपरेशन इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है ना, क्यों? एज रो मिनिमम
ऑफ ऑल रो ए 0 है। अब हम बात करते हैं, सेकंड स्टेप है वो क्या है हमारा, कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए क्योंकि रो ऑपरेशन हमें करना नहीं है, करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको मिनिमम माइनस करके यही रहेगा। तो हम लोग अब कॉलम मिनिमम निकालेंगे, और कॉलम मिनिमम देखा हमने, सभी का निकाल लेंगे हम लोग। और अब जो अगला मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें से हम ये कॉलम मिनिमम माइनस कर देंगे। तो जो अगला मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स बना लें। ये लीजिंग था, ये प्राइवेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट था, ये प्राइवेट म्यूचुअल फंड था, ये स्वैप एंड ऑप्शन था, और ये डमी थी। ठीक है। चलिए अब जरा मैं रो मिनिमम माइनस करता हूँ। तो ये आएगा मेरा कॉलम में 40, 30, 20, 50, 0। इसमें करूँगा मैं तो ये आ जाएगा मेरा 20, 10, 0, 10, 0। ये आएगा मेरा 50, 30, 20, 10, 0। इसमें आएगा 0, 10, 0, 10, 10, और ये मेरा है, ये तो पांचों 0 है। अब मैं नंबर ऑफ लाइंस देखूंगा, तो मैं नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करूंगा। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑपरेशन। तो लाइन ऑपरेशन में हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे।